तो गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेवेन्यू रिसीट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था बजट रिसीट्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो अब हम रेवेन्यू रिसीट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं रेवेन्यू रिसीट्स का मीनिंग। तो रेवेन्यू रिसीट्स का मीनिंग होता है ऐसी रिसीट्स या ऐसी मनी जिसके रिसीव होने पर गवर्नमेंट का ना तो कोई एसेट कम होगा ना ही कोई लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, ऐसी रिसीट जिसके रिसीव होने पे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट कम होता है ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज जो है वो बढ़ती है। ठीक है, एसेट का मीनिंग मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगी जो आर्ट्स फील्ड से हैं। एसेट का मीनिंग आप किसी प्रॉपर्टी से समझ सकते हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज जो होती हैं वो हमारे ऑब्लिगेशन होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो हमारे सर एक सिरदर्दी होती है या किसी का जो हमने पैसे लिया है वो पैसे वापस करने हैं, ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, लायबिलिटीज का एक अच्छा एग्जांपल है बोरिंग्स होती हैं, वो लायबिलिटी होती है क्योंकि एक टाइम बाद हमें उसे वापस करना होता है। ठीक है, अब इसका एक अच्छा एग्जांपल है रेवेन्यू रिसीट्स का टैक्सेस। जो टैक्सेस होते हैं हमें पता है गवर्नमेंट जो है पब्लिक से टैक्सेस कलेक्ट करती है डिफरेंट वेज से। तो ये जो टैक्सेस होते हैं ये रेवेन्यू रिसीट ही हैं। और ये रेवेन्यू रिसीट कैसे हैं आप खुद देखें। अगर गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव हो रहे हैं तो इसके आपको लगता है इससे गवर्नमेंट का कोई एसेट या गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी कम हो रही होगी, बल्कि गवर्नमेंट का तो एसेट क्रिएट ही हो रहा है एक टाइप से। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट टैक्स जो है वो एक रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि इससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हुआ है ना ही कोई लायबिलिटी अराइज हुई है, क्योंकि टैक्स रिसीव हुआ है। गवर्नमेंट को ये वापस थोड़ा करना है जो उसकी लायबिलिटी हो। ठीक है, तो इसलिए क्या है, टैक्स जो है वो एक रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि इससे ना तो कोई एसेट जो है वो कम होता है गवर्नमेंट का, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी जो वो है अराइज होती है। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं ये दो टाइप की होती है। या तो जो रेवेन्यू रिसीट है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस से रिसीव हो रही होगी या फिर नॉन टैक्सेस से। ठीक है, जो टैक्सेस रिसीट होंगी वो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस से रिसीव हो रही होगी, और जो नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं ये क्या होंगी, मतलब टैक्सेस के अलावा जो गवर्नमेंट को मनी रिसीव हो रही है, ठीक है, वो सारी क्या है नॉन टैक्स रिसीट्स में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम टैक्सेस को जो है आगे क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स में। ये हम टैक्सेस को क्लासीफाई कर सकते हैं इन 3 टाइप्स में। कैसे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्सेस एंड स्पेशल टैक्सेस। ठीक है, तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन अभी पढ़ी है तीनों टाइप की, इन तीनों टाइप की क्लासिफिकेशन का अब हम मीनिंग समझने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप फिलहाल के लिए मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको रेवेन्यू रिसीट जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इन टैक्सेस की क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स में हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट टैक्स में इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि जिस पर ये इम्पोज होता है उसका बर्डन भी वो सेम पर्सन ही बेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पर्सन ए है और गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पर कुछ टैक्स लगाया है कि आपको पर्सन ए जी आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या है, पर्सन ए को टैक्स इम्पोज किया। अब क्या हो रहा है कि पर्सन ए ही जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, इस टैक्स को बियर भी किसने किया, पर्सन ए ने ही किया। ठीक है, तो जब कोई टैक्स जिस पर इम्पोज हुआ और उसका फाइनल बर्डन भी सेम पर्सन ही बियर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जब किसी पर्सन पर जो टैक्स इम्पोज हुआ और उसका फाइनल बर्डन जो है वो सेम ही पर्सन को अगर बियर करना पड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। इसका एक
अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है बच्चों कि जिस पर्सन की इनकम पर टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो टैक्स भी उस सेम पर्सन को ही बियर करना पड़ता है और गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, मान लो पर्सन ए की इनकम जितनी भी थी उस पर गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया और ए पर्सन ने ही अपनी इनकम पर जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे टैक्स इम्पोज भी पर्सन ए पर ही हुआ था और बियर भी पर्सन ए ने ही किया। इस वजह से क्या है, जो इनकम टैक्स क्या है एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। तो बच्चों अब हम समझने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग। इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई टैक्स इम्पोज एक पर्सन पर हो लेकिन उसका जो फाइनल बर्डन है वो किसी और को बियर करना पड़े। ठीक है, जब कोई टैक्स इनिशियली किसी और के ऊपर इम्पोज हो लेकिन फाइनल बर्डन जो है वो किसी और पर्सन को बियर करना पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर पर्सन ए है, गवर्नमेंट ने क्या है यहाँ पर टैक्स इम्पोज किया है पर्सन ए को, लेकिन क्या है इसका जो फाइनल बर्डन है वो पर्सन बी पे पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टैक्स है ये पर्सन बी को पे करना पड़े। ठीक है, ये हो सकता है इसकी पॉकेट से जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इम्पोज जो हुआ वो ए को हुआ लेकिन इसका जो फाइनल बर्डन है वो बी के ऊपर आया क्योंकि बी की पॉकेट से टैक्स जा रहा है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इम्पोज किसी और पर हो और उसका जो फाइनल बर्डन है वो किसी और को बियर करना पड़े। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर पर्सन ए जो है वो क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, इसने कोई गुड बनाई, गुड एक्स बनाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको टैक्स लगाया कि आपने ये गुड्स एक्स प्रोड्यूस की है, आपको इतना टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इनिशियली टैक्स तो क्या है ए के ऊपर इम्पोज हुआ, अब ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे तो कर देगा, लेकिन क्या होगा जब ये गुड एक्स जो है मार्केट में बिकने के लिए जाएगी और इसे कंज्यूमर बी जब खरीदेगा तो क्या होगा, ये पर्सन ए जो है अपने गुड एक्स में क्या है, अपनी जो एमआरपी फिक्स करेगा उस एमआरपी में क्या है, उस एमआरपी में ही क्या है जो इसने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया था उस टैक्स को इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा ना कि हम लोग जो चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह खाते हैं उनमें देखा होगा अपने जनरली चीज़ों के ऊपर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ कि जो मैन्युफैक्चरर होता है जो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुका होता है, वो क्या करता है जब वो एमआरपी अपनी डिसाइड करता है उस एमआरपी में उस टैक्स को इंक्लूड कर लेता है। और जब मार्केट में कोई पब्लिक इसे खरीदती है, मान लो फॉर एग्जांपल ये जो बी है ये कस्टमर है, पब्लिक में से है। ठीक है, जब इसने वो गुड एक्स खरीदी तो क्या है, जब इसने एमआरपी पे की तो वो टैक्स क्या है, वो टैक्स ए को वापस मिल गया। ठीक है, जो इसने गवर्नमेंट को पे किया था वो टैक्स पर्सन ए को वापस मिल गया इस एमआरपी के थ्रू जो पर्सन बी ने खरीदते टाइम ए को पे की है इस गुड्स के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसका जो फाइनल बर्डन है वो किस पे पड़ा, पर्सन बी पर। ठीक है, क्योंकि ये फाइनली क्या है बी की पॉकेट से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कि जब कोई टैक्स इम्पोज एक पर्सन पर हो पर उसका फाइनल बर्डन जो है वो किसी और पर्सन को बियर करना पड़े तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसका एग्जाम्पल पढ़ा हमने जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स में टैक्स की सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स को डिस्कस करेंगे, इसको शॉर्ट में हम क्या वैट भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये जो टैक्स है वो किस पर लगता है,
वैल्यू एडिशन पर। ठीक है, जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर क्या होता है, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्शन की किसी भी स्टेज पर जब वैल्यू ऐड होगी तो उस वैल्यू एडिशन पर क्या होगा, टैक्स लगेगा। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कारपेंटर है, उसने क्या है 2000 की जो है वो वुड परचेज की। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, 2000 की वुड परचेज करके वो क्या करता है, इनकी कुछ चेयर्स बना देता है। ठीक है, और जब उसने 2000 की वुड्स खरीद के, मान लो उसने खुद से बनाई उस कारपेंटर ने या लेबर अपॉइंट की, जो भी था। ठीक है, तो उसने जो है इन चेयर्स को क्या किया, चेयर्स तैयार करके 5000 की जो है वो एक होलसेलर को सेल कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसने क्या किया है, कुछ वैल्यू ऐड किया, उस वुड को क्या है उसमें कुछ अपनी वैल्यू ऐड करके उसको 5000 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इस वजह से जब उसने वैल्यू ऐड की, ऑब्वियसली वो सिर्फ एक वुड थी, जब उसने उसको चेयर में कन्वर्ट किया तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड की है। तो उसने यहाँ पे कितने की वैल्यू ऐड की है, 3000 की। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन की इस स्टेज पर, ये प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज हुई, तो प्रोडक्शन की इस फर्स्ट स्टेज पर क्या होगा, इसने 3000 की वैल्यू जो ऐड की है उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेज पर। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब सेकंड स्टेज पर आते हैं। जब ये होलसेलर ये क्या करेगा, इन 5000 के गुड्स को या किसी रिटेलर या फिर किसी कस्टमर को, जब ये मान लो फॉर एग्जांपल ये 10,000 की सोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसने भी कुछ वैल्यू ऐड की यहाँ पर। ठीक है, ये 5000 की चेयर्स को 10,000 में सेल कर रहा है, तो इसने कुछ अपना मार्जिन रखा होगा ना, प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, और वो कितने का है, 5000 का। तो ये सेकंड स्टेज है, क्योंकि इसने भी कुछ वैल्यू ऐड की यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो ये इसने इसको पॉलिशिंग किया, अपने पास रखा, जो भी इसने वेयर हाउस में रखा होगा, जो इसने रेंट वगैरह खर्च किया, तो उसके लिए, और अपना कुछ मार्जिन रखेगा। ठीक है, तो जो भी इसने वैल्यू ऐड की और इसने क्या किया, उन 5000 की चेयर्स को 10,000 में सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब इस सेकंड स्टेज पे, ये भी एक प्रोडक्शन की स्टेज है, तो ये प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज है। तो इस सेकंड स्टेज पर जो है टैक्स लगेगा वो इस 5000 की वैल्यू पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो वैल्यू ऐड हुई उस पर टैक्स लगा। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्शन की किसी भी स्टेज पर जब कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो उस वैल्यू एडिशन पर जब टैक्स इम्पोज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो अब हम इस सेकंड कैटेगरी में डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक टैक्स को। स्पेसिफिक टैक्स में क्या होता है, इसमें टैक्स लगाने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया रख देते हैं। ठीक है, इस क्राइटेरिया में क्या होता है कि कुछ क्राइटेरिया जैसे कि वेट के बेस पे, या फिर क्या है यूनिट्स के बेस पर, या फिर क्या है साइज के बेस पर, हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो एक बीड़ी मैन्युफैक्चरर है, एग्जांपल के लिए ले रही हूँ मैं, कि एक बीड़ी मैन्युफैक्चरर है, मान लो तो उस बीड़ी मैन्युफैक्चरर पर क्या है, एक टैक्स लगा देंगे कि आपकी अगर इतनी यूनिट्स अगर क्रॉस होगी तो आपको, मान लो उनको ऐसे लगा दिया कि आप जब 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो 1 लाख तक की यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर क्या है, आपको जो है वो 20,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप क्या करते हो 1 लाख से ऊपर अगर मान लो 2 लाख तक प्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए आपको 30,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप क्या है 2 लाख से 5 लाख यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करते हो, 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर वो मैन्युफैक्चरर 2 लाख यूनिट से लेकर 5 लाख यूनिट्स तक प्रोडक्शन करता है तो उसे 40,000 का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ किसका, यूनिट के बेसिस पे। ठीक है,
कि यहाँ पर क्या है, जो टैक्स लग रहा है वो यूनिट के बेसिस पे लग रहा है कि अगर पर्सन इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स में एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या है, टैक्स लगता है। ठीक है, मैंने आपको यूनिट्स का एग्जाम्पल दिया, ये हो सकता है वेट के बेसिस पे लग रहा हो, साइज के बेसिस पे भी लग रहा हो। ठीक है, तो ये ऐसा होता है स्पेसिफिक टैक्स में कि जो स्पेसिफिक टैक्स होता है उसमें वेट, यूनिट, साइज एटसेट्रा इन सारी चीज़ों के बेसिस पर जो है वो टैक्स लगता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैक्स, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट कर दिया है ना उन्होंने, इसलिए इसे स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। आई होप आपको स्पेसिफिक टैक्स का मीनिंग समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स की थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की। अब प्रोग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं, व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, जब क्या हो रहा है कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू इनकम। जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम अगर बढ़ रही है तो उसका रेट ऑफ टैक्स भी अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे किसी पर्सन की मान लो इनकम जो है वो 5 लाख। ठीक है, तो अब किसी पर्सन की 5 लाख की इनकम पर हमने टैक्स रेट जो है वो डिसाइड किया है क्या, 10%। फिर अगर किसी की इनकम जो है मान लो 10 लाख है, अगर किसी की इनकम जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो उसे 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर किसी की इनकम जो है 10 लाख से 20 लाख है तो उसको जो है 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अबव भी कह सकते हैं, 20 लाख एंड अबव। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन की इनकम 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा है तो उसे 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में हमें क्या नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे पर्सन की इनकम राइज हो रही है, रेट ऑफ टैक्स भी जो है वो राइज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, कि जब रेट ऑफ टैक्स जो है वो राइज हो किसके साथ, इनकम के राइज होने के साथ। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिग्रेसिव टैक्स को। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिस टैक्स में जो फाइनल बर्डन है या फिर कह सकते हैं ग्रेटर बर्डन जो है वो पुअर के ऊपर ज्यादा होता है रादर देन रिच। ठीक है, जब किसी टैक्स का जो बर्डन है वो बर्डन जो है रिच से ज्यादा अगर पुअर पर पड़ रहा है तो उसे रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। जैसे प्रोग्रेसिव में क्या था, जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही थी, इनकम राइज हो रही थी, टैक्स रेट भी बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ रिग्रेसिव में इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखो प्रोग्रेसिव में तो हम फाइनली रिचर को टारगेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी इनकम राइज हो रही है उसका टैक्स रेट भी जो है वो राइज हो रहा है, तो वहाँ पर हम रिचर को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में क्या होगा, यहाँ पर पुअर जो होगा उसे ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, इसका जो बर्डन है वो पुअर के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, ठीक है, इसकी इनकम जो है मान लो 1 लाख है। ठीक है, और इसको हमने टैक्स रेट रखा है इसके लिए 10%। ठीक है, अब क्या होगा कि 10% इसकी इनकम पर अगर टैक्स लगेगा तो वो कितना होगा, 10,000। अब 10% टैक्स जो कि 10,000 है, इसको पे करने के बाद भी जो है पर्सन ए के पास 90,000 की इनकम बचेगी खर्च करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हम पर्सन बी की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसकी इनकम है 5,000 और इसको भी जो है टैक्स जो है 10% ही लगा, और इसकी इनकम का 10% टैक्स कितना होगा,
500, ठीक है। और अब क्या है, 500 का ये टैक्स पे करने के बाद इसके पास फाइनली कितनी इनकम बची खर्च करने के लिए, 4500 की, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसके पास 10% टैक्स देने के बाद जो इनकम बची वो बहुत ही कम है इसके खर्च के लिए। और जैसा कि हम देखें, पर्सन ए है जिसकी इनकम 1 लाख थी, उसको 10% टैक्स, जो कि उसने 10,000 टैक्स पे किया है। तो पर्सन ए को 10,000 का टैक्स पे करने के बाद भी जो है उसे इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी इनकम ही ऑलरेडी इतनी ज्यादा थी, ठीक है। तो उसको 10% का टैक्स पे करने के बाद भी उसकी अर्निंग पर या उसके खर्चों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उसके पास 10,000 ही इनकम है। लेकिन क्या है, क्योंकि हमने टैक्स रेट सेम रखा है रिच के लिए भी पुअर के लिए भी, तो क्या है, जो पुअर पर्सन था जिसकी इनकम कम थी उसके ऊपर इस बात का ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि इसकी इनकम कम थी और हमने इसके लिए भी जो है टैक्स रेट सेम रखा। तो 10% का टैक्स देने के बाद क्या है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि 10% का टैक्स पे करने के बाद इसके पास खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने टैक्स परसेंट जो है सेम रखी, रिच के लिए भी पुअर के लिए भी, तो क्या है, रिच को टैक्स पे करने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो पुअर पर्सन है उसको टैक्स 10% का टैक्स पे करने के बाद भी उसको बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उसकी खर्च करने वाली इनकम बहुत ही कम बची है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन बी है जो कि पुअर है उसको इस टैक्स का ज्यादा बर्डन बियर करना पड़ा, ठीक है। तो जिस टैक्स में जो टैक्स का बर्डन है वो पुअर पर्सन को ज्यादा करना पड़े एज कम्पेयर टू रिच पर्सन, तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, रेग्रेसिव।